हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। इससे पीछे वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। घटना चक्र पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। पॉलिटी का मैं ये जो है वो चैप्टर वाइज MCQ प्लस थ्योरी के साथ जो है वो करवा रहा हूँ। इसमें लगभग मैंने 66 से 67 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। किसी भी अगर लेसन को आपको पढ़ना है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो है वो थ्योरी सेक्शन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर को करेंगे। अगर आप ALP और टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए जो है मैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ वन लाइनर फॉर्म में, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी जो है वो सीरीज चल रहा है। लूसेंट में मैं अभी जो है ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, इससे पहले मैंने बायोलॉजी को ख़त्म कर दिया है। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कैसा है, तो एकीकृत न्याय व्यवस्था जो है वो किया गया है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी है। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी कि न्यायपालिका का जो एकल प्रणाली है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यानी कि स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और पहला बैठक 28 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्यक्ष 4 में से सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लेखित है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 124 से 147 तक है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में 34 है, जिसमें से 33 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वहीं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे के बाद जो है वो किया जाता है। यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करनी होती है, तो जो पुराने जज रिटायर हुए रहते हैं या फिर जो कोई अन्य जज होता है जिसको राष्ट्रपति जो है वो एक तरह से समझते हो, तो उनसे पूछ करके जो है वो उनकी नियुक्ति की जाती है। आशा करूँगा कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी जो है वो की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श जो है वो आवश्यक है। यानी कि जो अन्य न्यायाधीश यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति के लिए भी जो मुख्य न्यायाधीश बने होते हैं उनका परामर्श आवश्यक होता है। अगला है इसमें कि यहाँ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 4 जो है और जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है आपके होंगे, और वो जो है अन्य 33 सदस्य जो जज हैं उनको चुनेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उससे किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 से अधिक न्यायालय में मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, या राष्ट्रपति के विचार में वह पारंगत विधिवेता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु उल्लेखित नहीं है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बनेगा उसका जो आयु है वो तय नहीं किया गया है, तो आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद जो है वो कर सकती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अगर संख्या में वृद्धि करना है तो वो संसद कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद जो है वो त्याग कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर अपना पद छोड़ना है तो राष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है उससे संबंधित होगा। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धारा हैं जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने हेतु समावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच एवं उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का विनियम जो है वो दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो जब रिटायर हो जाएंगे तो भारत के किसी भी न्यायालय में वह वकालत नहीं करेंगे। अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो की जाती है। अनुच्छेद 145(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 जो है वो होनी चाहिए। यानी कि जब 5 जो है वो न्यायाधीश बैठ जाते हैं तो वह एक संवैधानिक बेंच जो है वो कहलाने लगता है। इसे ही संवैधानिक पीठ के रूप में जो है वो जाना जाता है। आशा करूंगा कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप ALP टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। आप जो है जा करके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है। अगला इसमें पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति भी है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर 1 या 1 से अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल आधिकारिकता के अंतर्गत आती है। यानी कि आर्टिकल 131 के तहत अगर कोई 2 राज्य के बीच में विवाद है या फिर किसी एक राज्य और केंद्र सरकार के बीच में विवाद है तो उसका निपटारा जो है वो आर्टिकल 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो करता है। अगला है इसमें पॉइंट के अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत जो है का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू किया जाता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपना ही जो निर्णय होता है वो रिव्यू किस आर्टिकल के तहत करता है तो 137 के तहत करता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यानी कि जो संविधान का व्याख्या है उसको करने के लिए अंतिम जो आपका निर्णय है वो कौन देता है, सर्वोच्च न्यायालय देता है। आप जो है एक क्वेश्चन बतलाइएगा कि जो रिव्यू है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपना ही जजमेंट रिव्यू कर सकता है, यह किस देश के संविधान से जो है वो लिया गया है। आप इसका जो है कमेंट में आंसर जरूर से जरूर बतलाइएगा। अगला इसमें कि इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्यों दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की
संविधानिता की जांच की जाती है। आधिकारिकता पाए जाने की स्थिति में इन्हें आवधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जाता है। जैसे फिलहाल में वर्तमान की अगर बात करें तो फिलहाल इलेक्टोरल जो बॉन्ड था वह सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक जो है वो घोषित कर दिया है। तो जो संविधान का जो एक तरह से निर्णय है, मुख्य व्याख्या जो है वो कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है कि वो संवैधानिक कोई चीज़ है या फिर नहीं है। संविधान अगला इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक जो है वो कहा जाता है। अनुच्छेद 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। यानी कि जो आर्टिकल 138 है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अगर बढ़ाना है तो आर्टिकल 138 के तहत बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ाएगा, तो संसद बढ़ाएगा। अगला है आर्टिकल 139 क 2 के तहत देश के किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले या फिर वाद को किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार भी किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ही है। जैसे मान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट में कोई जो है विवाद चल रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे तो उसको कोलकाता हाई कोर्ट में जो है वो विवाद को स्थानांतरित कर सकता है आर्टिकल 139 1-2 के तहत। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आधारिक संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। केशवानंद भारती केस 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक यानी कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर जो है वो होती है। यानी कि अगर मूल ढांचा में गड़बड़ी किया जाएगा मान लीजिए किसी भी केस में, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपना निर्णय जो है वो आर्टिकल 141 के तहत अगर वो बदल देता है तो सभी न्यायालयों को जो है वो मानना होगा। यह जो है केशवानंद भारती केस से मूल ढांचे का अवधारणा जो है वो आया था और सबसे बड़ा बेंच भी है। इसमें 13 जजों के बेंच ने मिल करके केशवानंद भारती केस जो है वो एक तरह से संवैधानिक बेंच था। अगला है आपका कि आर्टिकल 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो है वो राष्ट्रपति आर्टिकल 143 से जो है वो ले सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित थ्योरी सेक्शन आज किया। कल से हम लोग जो है वो इसका प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है या फिर मैं इसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो बस आप सिर्फ अपना जो टेलीग्राम ग्रुप हुआ, व्हाट्सअप चैनल हुआ, उस पर जो है वो स्टेटस जरूर से ज़रूर लगा दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।